हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 7 को कवर किया था और आज हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब आपके यहाँ माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि इन्वायरमेंट क्यों, क्योंकि ये तो एक जियो का टॉपिक है, फिर यहाँ पर इसको क्यों स्टडी किया जाता है। पर डोंट वरी, क्योंकि ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी वीडियो में या फिर इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा और आपको समझ आ जाएगा क्योंकि कि क्यों इस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए पहले एक बार इस चैप्टर का हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि जो इन्वायरमेंट और जो रिसोर्सेज है उनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों स्टडी किया गया है। जस्ट बिकॉज ये जियो के टॉपिक है तो उनका यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, फिर भी उनको यहाँ पर स्टडी किया गया तो क्यों। एंड जो हम उसके बाद पढ़ेंगे इन्वायरमेंट मूवमेंट के बारे में। 1960 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट मूवमेंट्स चलने लगे थे, जैसे चिपको आंदोलन था एंड काफ़ी सारे नर्मदा बचाओ आंदोलन था। तो ये काफ़ी सारे मूवमेंट्स थे, ये चलने लगे थे, तो इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। एंड साथ ही एक और टॉपिक आप आज सीखने को मिलेगा जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसका मतलब होता है साझी संपदा, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर किसी एक कंट्री या फिर किसी एक रीजन का राइट नहीं है, बल्कि सभी को राइट है कि उसे इक्वली यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया गवर्नमेंट है, उसने अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या स्टेप लिए हैं, क्या इनिशिएटिव लिए हैं। एंड साथ ही जो ये रिसोर्सेज को लेकर कंपटीशन चला हुआ है उसकी जियो पॉलिटिक्स को भी हम काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड एट द लास्ट हमारा टॉपिक होगा इंडोजीनियस पीपल की वॉइस एंड कंसर्न को लेके। ये आपको पता होगा जो मूलवासी लोग होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं या फिर उनकी जो आवाज़ होती है और उनकी चिंताएं होती है, उनको भी आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आई होप मैं ट्राई करूँगी कि ये अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ये जो हमारा बात थी कि यहाँ पर इस टॉपिक को क्यों पढ़ा गया है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले यहीं पुट हो गया, क्योंकि जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें हमने हर तरह की जो इशू हैं उनको उनके बारे में बात की। जैसे कहीं पर हमने वॉर को बात की कि कोल्ड वॉर हुआ, तो कहीं हमने ट्रीटी जो साइन की गई थी उनके बारे में बात की कि वेरियस वेरियस ट्रीटी साइन की गई थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। देन उसके बाद हमने बात की थी कि कोई भी कंट्री है, यानी कोई जैसे कि यूएसए है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे यूएसएसआर था, कैसे उसका कोलैप्स हुआ, तो हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की। कोई जो कंट्री है वो कैसे सुपर पावर बनकर आ गई और कैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या रोल है, इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था। एंड जो हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर 7, जिसमें हमने अपने जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा दिया था, जैसे कि पेंडेमिक, पॉवर्टी, ऐसे इशू को भी हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कवर किया था, क्योंकि किसी भी कोई भी जो कंट्री है वो ऐसी चीज़ों से अकेले नहीं लड़ सकती है, उसको इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसका ये काम होता है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये एक वे प्रोवाइड कर सके कि वो इन प्रॉब्लम को टैकल कर सके। तो अब फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इशू है, यानी वो कोई एक सिंगल कंट्री का एक इशू नहीं है, बल्कि वे वर्ल्ड लेवल के इशू हैं, जिनको साथ में मिलकर सभी जो गवर्नमेंट हैं वो इनिशिएटिव लेगी, तभी उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए एक बार उन इशू को हम देख लेते हैं। तो इन इशू में सबसे पहले जो इशू है वो ये है कि जो ये कल्टीवेबल एरिया होता है, यानी जो खेती करने योग्य धरती होती है, उसमें दिन कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और जो जितनी भी मौजूदा हमारे पास लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो एबिलिटी कम हो रही है, और जो
चारागाह होते हैं, जिनके पास पशु होते हैं, उनके पास चारे ख़त्म होने लगे हैं, उनके पास अब कोई रिसोर्सेज नहीं रहा चारे का। एंड जो काफ़ी ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे लेक रिवर हो गई, उनमें जो फिशीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, पानी के लेवल को मेंटेन रखती है, इसके सबके लिए अलग अलग बेनिफिट होते हैं। उनका लेवल भी दिन पर दिन जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके भंडार ख़त्म हो रहे हैं। जो जलाशय वगैरह होते हैं को या फिर कुछ और होता है, झीलें हो जाती हैं, नदी हो जाती है, उनमें जो पानी का लेवल है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है और जो पोल्यूशन का लेवल है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो फूड प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल रही है। सेकंड जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है वाटर बॉडीज़ को लेके। तो इसके लिए यूएन में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2006 में, जिसमें कहा गया था कि साफ पानी का कोई भी एसेस नहीं है, यानी कुछ डेवलपिंग जो कंट्री है उनके पास सेफ जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको अच्छा साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता है, और आधे से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको साफ़ सफाई या फिर जो सैनिटेशन होता है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, और इसके कारण वहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मर रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो इशू है वो है नेचुरल फॉरेस्ट। जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो हमारी क्लाइमेट है उसको उसमें बैलेंस बना के रखते हैं, इससे जो वाटर साइकिल है वो भी कंट्रोल में रहती है और एक बैलेंस बना रहता है। पर जो ये फॉरेस्ट हैं अब इनको दिन पर दिन काटा जा रहा है, इनका जो भंडार है वो कम हो रहा है क्योंकि इनकी अपने पर्पस के लिए हम काट रहे हैं, और जहाँ फिर यहाँ से जो लोग सेटल्ड है वे मिग्रेट हो रहे हैं, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, और इसी के कारण हमें काफ़ी ज़्यादा हार्म हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है और पर्सनल लेवल पर भी हो रहा है। जो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, यानी जो फनोना थे उनको भी लॉस हो रहा है क्योंकि उनकी एक तरह से उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है या फिर उनके जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको बिगाड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आवर जो इशू है वो है ओजोन लेवल का डिसलाइन होना, यानी जो एक टॉपिक है ओजोन होल। ये आप पीपल एंड इन्वायरमेंट में आपने स्टडी किया होगा या फिर नहीं किया है तो जो ओजोन लेवल है ओजोन है उसमें एक होल देखा गया है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो ओजोन लेवल है वो डिसलाइन होता जा रहा है, और जो ओजोन गैस की जो कम मात्रा है उसमें दिन प्रतिदिन लगातार कमी हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और इससे जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है। इससे जो हमारा इकोसिस्टम है और जो ह्यूमन की हेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट है वो इसका ह्यूमन की हेल्थ पर पड़ता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोस्टल पोल्यूशन, क्योंकि जो कोस्टल पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि जो कोई भी जैसे समुंदर है या फिर ओशियन है उसका जो बीच का एरिया है वो फिर भी अच्छा है, यानी वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, पर जो इसका कि ये जो कोस्टल एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के सेटलमेंट है, और जो या फिर जैसे टूरिज़्म हो गया या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमें आगे जाकर जो इनकी ओशियन की या फिर जो सीज़ की जो क्वालिटी है उसको भी गिरा सकता है। इसीलिए इस टॉपिक ये भी एक कंसर्न का टॉपिक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये टॉपिक हैं, 1 सेकेंड, जो ये टॉपिक हैं इनको हम यहाँ पर इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये जियो के टॉपिक है पर फिर भी कोई भी ये जो इश्यूज़ हैं इनसे कोई भी कंट्री अकेले नहीं लड़ सकती हैं। सभी कंट्री की जब गवर्नमेंट है वो वेरियस इनिशिएटिव लेंगी तभी इन इश्यूओं को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर जिन मसलों की चर्चा की गई है यानी जिन टॉपिकों के बारे में बात की गई है उन पर हम तभी बैन या फिर कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं जब हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाए। यानी आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट मूवमेंट चलाता है वो ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि कुछ ऐसे मूवमेंट रहे होंगे जो काफ़ी फेमस रहे होंगे, अदरवाइज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी को नहीं मिलती है जब तक गवर्नमेंट वहाँ पर रोल प्ले नहीं करती हो। तो इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया हो गया है कि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट हैं। एंड क्योंकि जो इन इशू को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब गवर्नमेंट इनमें अपना कंट्रीब्यूट दे। एंड
अब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐसा है, जैसे कि जो ये टॉपिक्स हैं, इशू और रिसोर्सेज का जो पॉलिटिकल में क्यों यूज़ किया गया है, इसके लिए एक और डीपर सेंस है। इसके लिए, इसको जानने के लिए पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, जैसे कौन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है, कौन इसको क्या कहते हैं नुकसान होने से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे किसका राइट है, किसको यूज़ करना चाहिए। तो जो ये सारे जितने भी ये क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, वे ये डिसाइड करते हैं कि वे कौन जो कंट्री है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कितनी ज़्यादा इन इश्यूज़ को अपने जो पॉलिटिक्स इशू हैं उनमें जो इंक्लूड कर रही है। हालांकि जो ये इन्वायरमेंट का इशू है ये इसका काफ़ी ज़्यादा ये पुराना है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, हमारे पास्ट से ही इन्वायरमेंट पर कंसर्न दिया गया है। इसकी जो डिटेल स्टडी आपने कभी हिस्ट्री वगैरह में भी देखी होगी, इन्वायरमेंट के लिए किया जाता था, पर फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई थी इन्वायरमेंट को 1960 का जो डिकेड था उसमें दी गई थी। वहाँ पर जैसे कि एक बुक लिखी गई थी, एक क्लब था, क्लब ऑफ रोम कुछ करके एक क्लब था, वहाँ पर एक 1972 में एक बुक लिखी गई थी, लिमिटेड टू ग्रोथ। इस जो ये उस बुक का टाइटल था, और इस बुक में ही कहा गया था कि जो ये पॉपुलेशन है ये दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही है, और जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये उनको कैसे अफेक्ट कर रही हैं, यानी वे काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है जो पॉपुलेशन है वो कंज्यूम कर लेती है, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रोग्राम भी चलाए गए थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी इसी का एक इनिशिएटिव है, लिया गया था, जहाँ पर काफ़ी सारे सबमिट कराए गए थे इन्वायरमेंट के विषय पर, और इन्वायरमेंट को कंसर्न दिया गया था कि हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है, और सभी गवर्नमेंट्स को, सभी कंट्री को मिल के आगे इनिशिएटिव लेने चाहिए, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम बचा सके। दैट्स वाई ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका इशू बना, और इसीलिए जो सभी कंट्री है वो ग्लोबल लेवल पर आकर इसको सॉल्व करती हैं। इसके लिए 1992 का जो सबसे फेमस जो इनिशिएटिव था वो था रियो डी जेनेरियो के, एक ब्राज़ील के एक शहर था रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर 1992 में हुआ था। इसके डिफरेंट नेम है, जैसे अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो समिट, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ये एक समिट किया गया था, इसमें 170 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे एनजीओज थे, काफ़ी सारे कॉरपोरेशन थे, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो इन्वायरमेंट को लेके जो कंसर्न्स थे वो वहाँ यहाँ पर वो डिस्कस किए गए थे। इस जो ये समिट हुआ था, इससे जैसे 1992 में ये समिट हुआ था, इससे 5 साल पहले 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, एक और समिट हुआ था, या फिर एक रिपोर्ट कह सकते हैं। उसका रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि ब्रटलैंड में छपी हुई थी। इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि जो हम डेवलपमेंट के जो हमारे तरीके हैं वो सुइटेबल नहीं है, वे इतने अच्छे नहीं हैं जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी तरीके से ख़राब कर रहे हैं। विश्व जो वर्ल्ड के जो साउथ की कंट्री हैं, 1 सेकेंड, जो जैसे ये होता है नॉर्थ पोल एंड ये होता है साउथ पोल, तो साउथ की जितनी भी कंट्री हैं वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री हैं, तो वे उन्होंने इन्वायरमेंट को कम पोल्यूशन किया है, एंड जो नॉर्थ कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने में ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट ने एक वार्निंग दी थी कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना होगा, और इसीलिए जो अर्थ समिट था, यानी इसके बाद 5 साल बाद एक अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट हुआ था, उसमें ये बात सामने खुलकर रखी गई थी कि जो नॉर्थ पोल की कंट्री है, यानी रिच एंड डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने डिफरेंट तरीके से इन्वायरमेंट को पोल्यूशन किया है, एंड जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है यानी डेवलपिंग कंट्री है उन्होंने कम लेवल पर पोल्यूशन किया है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो, यानी कंसर्न के जो टॉपिक थे वो भी अलग थे, क्योंकि जो नॉर्थ पोल की जो कंट्री थी उनका मानना था कि जो ग्लोबल वार्मिंग और जो ओजोन होल है ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि जो साउथ पोल की कंट्री थी उनके लिए एक और इशू था, उनके लिए इन्वायरमेंट को बचाना और साथ में अपना इकोनॉमी डेवलपमेंट करना, ये दोनों ही प्रॉब्लम थी, और वे इसलिए दोनों ही चीज़ों को लेके वरी थे। एंड जो ये रियो समिट हुआ था, इस रियो समिट में बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर एक एजेंडा 21 भी निकाला गया था, और सभी के लिए रूल्स और
नॉर्म्स बना दी गई थी कि सभी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने तरीके से उन्होंने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन किया है, तो वे अपने अपने लेवल पर ही इन्वायरमेंट को बचाएंगी। यानी सभी के लिए उसने रूल्स प्रोवाइड किए थे कि किन 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 कंट्री जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको अलग अलग टारगेट दिया गया था। एंड जो ये समिट था इसमें इस बात को लेकर भी सभी एग्री थे कि जो इकोनॉमी डेवलपमेंट का वे है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। यानी इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, जो कि एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे अपनी नीड है उसको पूरा करने के चक्कर में हम फ्यूचर की जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज का हनन ना करें, या फिर ऐसा ना हो कि अभी सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर ले और फ्यूचर वाली जनरेशन के बारे में ना सोचे। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। और पर इसी के लिए एजेंडा 21 निकाला गया था। एंड पर एजेंडा जो 21 था 21 था इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि इन्वायरमेंट की जगह जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। यानी यहाँ पर इन्वायरमेंट की ज़्यादा बात नहीं की गई थी। तो हालांकि ये इसको क्रिटिसाइज़ करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जब नई चीज़ आती है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है तभी वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये जो दोनों टॉपिक हैं ये अच्छे से समझ आए हों और आपको इंटरेस्टिंग लगे हों। तो चलिए आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल के साथ बने रहें। एंड आई होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।